हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फन विद बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता क्या है और रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं फूड का, और फिर किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे कि हमारे क्या बनते हैं, एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है। प्लांट्स में दिन में तो फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि ऑक्सीजन निकालते हैं और CO2 लेते हैं, पर रात में जब वो रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि अपने फूड को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो वही O2 को कंज्यूम करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ये हो गया प्लांट्स में, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस कौन कौन सी है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, ये हमारी ब्रीथिंग। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि एक्सटर्नल जो कि हमारी डिफ्यूजन होती है गैसेस का बिटवीन लंग्स और ब्लड कैपिलरीज में। जो कौन कौन सी होती गैसेस होती हैं डिफ्यूज, CO2 और O2 सिर्फ, नाइट्रोजन नहीं होती। नाइट्रोजन इम्परवेबल होती है मेम्ब्रेन के लिए, या फिर इंसॉल्युबल होती है हमारे लिए। फिर उसके बाद हमने थर्ड प्रोसेस पढ़ी थी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि उन गैसेस को लंग्स से अदर टिश्यू ऑर्गन्स तक ले जाना, टिश्यू ऑर्गन्स तक ले जाना। तो ये होती है ट्रांसपोर्ट गैसेस, ये भी थर्ड फिजिकल प्रोसेस है। फिर उसके बाद लास्ट फोर फिजिकल प्रोसेस कौन सी थी, वो थी इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो ये हो गया हमारी फोर केमिकल फिजिकल प्रोसेस। और लास्ट फिफ्थ हमारी एक थी केमिकल प्रोसेस, या फिर जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते थे, जिसमें कि सेल टिश्यू के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती थी, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होता था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या प्रोडक्ट बनते थे, एक तो CO2, वाटर, और एनर्जी रिलीज होती थी, एनर्जी सिंथेसिस होती थी ATP। तो ये होगी हमारी फिजिको केमिकल प्रोसेस, जो कि रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस कैसे, यानी कि हमारे जो रेस्पिरेशन कितने टाइप से होता है, 2 टाइप्स होता है, एक एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में हमारे 38 ATP बनती है और एनारोबिक में ओनली 2 ATP बनती है। एरोबिक में एक मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, वाटर बनता है, और एनारोबिक में मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर नहीं बनता है। एनारोबिक कहाँ का होती है, सम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और हमारी मसल्स में, यानी कि मसल्स में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। तो ये तो बात ही। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का यानी एवोल्यूशन होता चला गया, तो उनमें कैसे कैसे किस ऑर्गन्स की हेल्प से वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो हमने डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे और उनके एग्जांपल्स पढ़े थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी फर्स्ट हम बात करेंगे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अपर रेस्पिरेटरी जो कहाँ से आता है, वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हमारी ट्रैकिया तक रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम जैसे कि हम सांस कहाँ से लेते हैं, नोज से ही तो लेते हैं, यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। ये हमारी हो गई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में जो ये पार्ट है ना, जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर, उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। जिसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का वो पार्ट जहाँ तक हमारे हेयर प्रेजेंट होते हैं नाक के अंदर, उसको कहते हैं क्या, वेस्टिब्यूल। फिर उसके बाद इनसाइड के एयर कहाँ जाती है, हमारे नेजल चेम्बर में। ये हमारा नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर के बाद इसमें 3 पेयर्स ऑफ वो टर्मिनेट्स पाए जाते हैं, 3 पेयर्स। ये 1 2 3, ये 3 पेयर्स टर्मिनेट, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करके रखते हैं। ये है 3 पेयर्स ऑफ टर्मिनेट, 3 यानी कि 3 इधर और 3 दूसरी वाली साइड में, 3 पेयर्स ऑफ टर्मिनेट, जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक वो प्रेजेंट्स होती है
ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन या फिर जिसको स्कैनेड्रियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये किसी सेंसरी मेम्ब्रेन होती है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्मेल के लिए। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन नेजल चैम्बर में एक ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो स्कैनेड्रियन मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, जिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल के लिए, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये कौन सी होती है, सेंसरी होती है, बहुत ही सेंसिटिव सेंसरी मेम्ब्रेन होती है। ये क्या करती है, नर्स भेजती है कहाँ पर, ऑल्फैक्टरी बल्ब पर, और ये स्मेल करके, स्मेल को जैसे आप सांस अंदर लोगे तो आप स्मेल की उस मतलब एयर में क्या क्या है, मतलब कुछ स्मेल है तो आप उसको कौन डिटेक्ट करती है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। फिर वो नर्स के थ्रू किसको भेजती है, उसको स्मेल को, मतलब उसको भेजती है ऑल्फैक्टरी बल्ब को, ऑल्फैक्टरी बल्ब को। फिर वो ऑल्फैक्टरी बल्ब से कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन में, ये ब्रेन का ही पार्ट है, इसको ब्रेन में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन में। यानी कि आपने कोई स्मेल, सांस अंदर ली, आपको किसी चीज़ से स्मेल का पता लगेगा, वो किसकी वजह से लगेगा, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन की वजह से। वो ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन उस स्मेल को डिटेक्ट करके न्यूरॉन्स भेजेगी या नर्व्स भेजेगी, किस पे, ऑल्फैक्टरी बल्ब पे। फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब से सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन में। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये स्मेल गंदी है, अच्छी है, वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद हमारी जो एयर जाती है, फिर नेजल चेम्बर से कहाँ जाती है, नेजल चेम्बर से जाती है इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ये हो गए हमारे इंटरनल नोस्ट्रिल्स, इंटरनल, जो किससे कवर होता है, एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड, किससे, यूविला से। यानी कि खाना खाते टाइम, निकलते टाइम हमारे फूड नेजल चेम्बर में ना जाए, उसको प्रिवेंट कौन करता है, यूविला। यानी कि फ्लैप लाइक होता है, ढक लेता है स्वेलिंग ऑफ फूड के। फूड स्वेलिंग होती है तो ये ढक जाता है इंटरनल नोस्ट्रिल्स पे। इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद हमारा फूड कहाँ आता है, फेरिंग्स में, फूड नहीं एयर, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद जैसे कि आपको पता है ये ईसोफेगस है, यानी कि फूड पाइप। और ईसोफेगस की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ईसोफेगस की ओपनिंग को आपको पता ही है, जैसे क्या कहते हैं, गलेट। फिर उसके बाद ईसोफेगस, तो जो हमारी फूड पाइप होती है वो कहाँ होती है, डॉर्सली, यानी कि पीछे की साइड। डॉर्सली क्या होता है, डॉर्सली होता है पीछे की साइड, बैकबोन वाली साइड, वर्टिबल कॉलम वाली साइड। और आगे क्या होता है, हमारा वेंट्रली पोजीशन होती है आगे, पीछे कहते हैं डॉर्सली, और आगे शरीर मतलब, और आगे वाली साइड को कहते हैं वेंट्रली, और ऊपर की साइड को कहते हैं, जैसे कि ऊपर वाली साइड को कहते हैं एंटीरियर और नीचे पोस्टीरियर। पीछे डॉर्सली, आगे वेंट्रली। जो ईसोफेगस होती है वो कहाँ होती है, डॉर्सली होती है, नहीं डॉर्सल वाली पिछली साइड पे होती है। और उसके आगे कौन होती है, उसके आगे होती है हमारी ट्रेकिया, जैसे कि आपको पता है ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया, ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या कहते हैं, और ग्लोटिस को भी कवर करने का काम कौन करता है, ग्लोटिस को यहाँ कवर काम करने का, यानी कि फूड को स्वेलिंग करने के टाइम उसमें फूड ना जाए ट्रेकिया में, तो वहाँ यहाँ पर कवर करने का काम करता है एपिग्लोटिस। ग्लोटिस को, फूड विंड पाइप को एपिग्लोटिस। अब एक इसमें एक ये उभार सा दिख रहा है ना आपको, ये उभार सा क्या है, ये है हमारा साउंड बॉक्स, यानी कि लैरिंग्स। लैरिंग्स, आप इसको बस इतना याद रखो, साउंड बॉक्स, लैरिंग्स। अब ये हमारे सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, जो कि इनकम्प्लीट होते हैं डॉर्सली साइड, क्योंकि डॉर्सली साइड पीछे की साइड तो ईसोफेगस है तो कोई जरूरत नहीं है। अभी इनका वर्क क्या होता है, ये जो हमारी ट्रेकिया या एयर पाइप है उसको पिचकने से रोकते हैं। अगर वो पिचक जाएगी तो हम सांस कैसे ले पाएंगे, सांस तो हमारी वहीं रुक जाएगी ना, तो इसलिए तो हम बहुत तुरंत वहीं मर जाएंगे। तो इसके लिए ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, यानी कि प्रिवेंट करती है इसकी कोलैप्सिंग को, ये कोलैप्स ना हो जाए ये। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज कोलैप्स करने को रोकती है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ
ताकि ट्रैकिया पिचक ना जाए, इसके लिए रोकती है। अब ये जो शीशे फैलिन कार्ट ले जाए, ये वेंट्रली तो कंप्लीट होती है पर डोर्सली इनकम्प्लीट, यानी कि जो आगे की साइड होती है बस ये, पीछे नहीं होती। पीछे क्यों होती? पीछे उसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? ट्रैकिया को, ईसोफेगस से। पीछे ईसोफेगस से तो कुछ जरूरत ही नहीं है, तो ये सी शेप होती है और ये डोर्सली इनकम्प्लीट होती है, यानी कि पीछे की साइड नहीं होती, ईसोफेगस की साइड डोर्सली इनकम्प्लीट। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। तो ये था हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी वाले डायग्राम से लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से तो होता है, ये होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ट्रैकिया तक। अब उसके बाद पढ़ेंगे, तो अब हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स यानी कि ट्रैकिया, हमारे जो लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे, तो लंग्स तो एक टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है राइट लंग्स या राइट लोब भी कह सकते हैं हम, राइट लोब, और एक होता है लेफ्ट लोब, ये आपका लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है, राइट लोब फर्दर थ्री लोब्स में डिवाइडेड होता है, फर्दर थ्री लोब्स प्रेजेंट्स, थ्री लोब्स में डिवाइडेड होता है। पहला कौन सा? सुपीरियर लोब, दूसरा मिडल लोब और तीसरा इंफीरियर। अब जो यहाँ पर इसको डिवाइड करके रखते हैं वो कौन कौन से फिशर होते हैं? एक तो होता है हॉरिजेंटल फिशर, जो सिर्फ लेफ्ट राइट लोब में पाया जाता है, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल फिशर। जो किस को डिवाइड करता है? सुपीरियर लोब और मिडल लोब को, हॉरिजेंटल फिशर। और इसमें लेफ्ट लोब भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसमें भी टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं, टू लोब्स प्रेजेंट। कौन कौन से? एक तो सुपीरियर और एक इंफीरियर। ये सिर्फ टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब जो एक आप ये देख रहे हो ना, एक लॉन्गिट्यूडनल सा ये सेप्टम देख रहे हो फिशर, इस फिशर को कहते हैं ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर जो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। अभी आप ये एक नोच देख रहे हो ना, एक नोच यानी कि जो गड्ढा सा बना हुआ है, किसके लिए बना होता है? क्योंकि यहाँ पर होता है हार्ट, उसके लिए। तो इसको इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्डियक नोच, जो ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लोब, जो फिर लेफ्ट लंग्स में या फिर लेफ्ट लोब में ही प्रेजेंट होता है। तो हॉरिजेंटल फिशर तो किस को डिवाइड करता है? ये इसको ऑब्लिक फिशर को सेप्टम भी कह सकते हैं हम, सेप्टम यानी जो सेपरेट करता है लोब्स को। यानी कि हॉरिजेंटल फिशर तो ओनली प्रेजेंट किस में होता है? ओनली प्रेजेंट इन राइट लोब। और जो ये ऑब्लिक, ये क्या कहते हैं, जो कार्डियक नोच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लोब, और जो ऑब्लिक फिशर है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, बोथ लेफ्ट लंग्स में भी और राइट लोब में भी। अब जैसे कि आपको पता है, यहाँ से हमारी ट्रैकिया आ रही है, ये ट्रैकिया पे सी शेप हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट्स होते हैं, जो कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करते हैं ट्रैकिया की। तो जो ट्रैकिया है, जो ये ट्रैकिया ब्रोंकाई में कहाँ से डिवाइड होती है? ट्रैकिया हमारी जो ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, ये डिवाइड होती है T5 रीजन से, T5 वर्टिब्रल कॉलम के सामने से, जस्ट वर्टिब्रल रीजन से। जैसे कि आपको पता है, पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम है, ऊपर यानी कि 7, उसमें 7 तो सर्वाइकल होती हैं, जो गर्दन में पाई जाती है, सर्वाइकल वाली हड्डियां वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड होती है, 7 तो सर्वाइकल, फिर 12 जो हमारी थॉरिक चेम्बर में पाई जाती हैं, थॉरिक से कैविटी में पाई जाती है, थॉरिक वाली। और फिर उसके नीचे 5 लंबर वाली पाई जाती हैं, जो एब्डोमिनल में पाई जाती है लंबर। फिर लास्ट में 2 पाई जाती हैं, और एक कोकाइजियल, जो दोनों आपस में फ्यूज होती हैं। तो जो ये हमारी जो ट्रैकिया है, ये डिवाइड होता है किसमें? ब्रोंकाई में, डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। वो किस रीजन से होता है? वो जस्ट सामने से होता है, किसके? T5 वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो T5
वर्टिबल कॉलम यानी कि थोरिक कैविटी में जो थोरिक कैविटी की जो डिवाइडेड होती है हमारी वर्टिबल कॉलम, उसके 5th नंबर वाली के सामने से ही डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड ट्रैकिया होता है किसमें, इनटू ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर यहाँ तक तो आप पढ़ेंगे कंडक्टिव जोन होता है। फिर उसके बाद रेस्पायरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है। इसको रेस्पायरेटरी ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये शुरू में तो ये ट्रैकिया मोटा होता है, फिर धीरे धीरे जैसे पेड़ का तरह मोटा होता है ना, शुरू में तो एक ही होता है, फिर बढ़ जाती है शाखाओं में, पत्तियों में, वो छोटी छोटी पत्तियों चली जाती है। तो ऐसे ही ये रेस्पायरेटरी ट्री की तरह होता है। ये लंग्स में छोटे छोटे उनमें ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर रेस्पायरेटरी ब्रोंकाई, फिर ऐसी रेस्पायरेटरी ट्री की तरह कहते हैं, ट्री की तरह लगता है। तो ये तो बात होगी हमारे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी लंग्स की। सो अब हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ लंग्स। लंग्स के ऊपर कौन कौन सी कवरिंग प्रेजेंट होती है थोरेसिक कैविटी में। लंग्स के ऊपर एक प्लूरल मेम्ब्रेन टाइप की मेम्ब्रेन कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो भी उसकी भी 2 मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन की 2, जो आउटर डिवाइडेड होती है 2 में। आउटर होती है पैराइटल प्लूरल कहते हैं उसको, जो किसके पास क्लोजली कॉन्टैक्ट, मतलब किसके पास होती है, थोरेसिक लाइनिन के पास होती है क्लोजली, क्योंकि आउटर होती है ना वो। तो आउटर बाहर क्या है हमारी थोरेसिक कैविटी यानी कि जो किसके कवर्ड है, हमारी रिब्स से, थोरेसिक रिब्स से। तो ये किसके पास होती है, रिब्स के पास, या फिर ये भी कह सकते हैं थोरेसिक लाइनिंग के पास होती है। और जो इनर होती है वेसिलर प्लूरल, वो किसके पास होती है, लंग्स के ऊपर। लंग्स के ऊपर थोड़ी छिपी हुई होती है लंग्स के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करता है, जो इसका फंक्शन क्या होता है प्लूरल फ्लूइड का, प्रिवेंट सेपरेटिंग ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि दोनों को आपस में, दोनों को सेपरेट करके रखता है। और क्या होता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ अदर ऑर्गन्स, यानी कि इसका फंक्शन होता है ये अदर ऑर्गन से अदर ऑर्गन्स, जैसे कि आपको पता है बाहर हमारी थोरेसिक कैविटी है यानी कि रिब्स है और उसके भीतर हमारे लंग्स है। अब जैसे हम कहीं गिर जाएं तो चेस्ट केवल, तो हमारे उसमें डैमेज आ सकता है ना लंग्स में, तो उसी टाइप्स के डैमेज को रोकता है, प्रिवेंट करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन को और अदर ऑर्गन्स के फ्रिक्शन को भी। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स स्टेरनम वगैरह रिब्स भी तो ऊपर होती है ना, अपर साइड में ऊपर होती है, और हमारा ब्लड यहाँ पर हार्ट होता है, हार्ट भी तो पंप होता है ना, वो भी तो कुछ फ्रिक्शन करता होगा ना। तो उस टाइप के फ्रिक्शन को, अदर ऑर्गन्स के फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करती है क्या, प्लूरल फ्लूइड। और के कहाँ पर प्रेजेंट होती है प्लूरल फ्लूइड, ये प्रेजेंट होती है बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि क्या है, कवरिंग है हमारे लंग्स की। तो ये बात होगी कवरिंग ऑफ लंग्स। अब हम बात करेंगे रेस्पायरेटरी ट्री की यानी कि रेस्पायरेटरी ट्रैक की। अब हम बात करते हैं कि हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा रेस्पायरेटरी ट्रैक, या फिर आप ये भी कह सकते हो एयर का ट्रैक, जहाँ से हम एयर हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लंग्स तक जाती है, एल्वुलाई तक, लंग्स की यूनिट एल्वुलाई तक जाती है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो ट्रैक डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, यानी कि फर्स्ट कंडक्टिंग जोन और सेकंड रेस्पायरेटरी जोन। अब हम बात करेंगे एक एक करके। अब हम पहले एक बार पूरी रेस्पायरेटरी ट्रैक या फिर रेस्पायरेटरी ट्री भी कहते हैं इसको बात करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। रेस्पायरेटरी ट्रैक में फर्स्ट तो आपको पता है जैसे कि क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद एट द पॉइंट ऑफ यानी कि T5 रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम, थोरिक कैविटी के थोरिक लाइनिंग के T5 रीजन के सामने से ट्रैकिया डिवाइडेड हो जाती है किसमें, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में भी किसमें, फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, और प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद क्या होती है नेक्स्ट, टर्शरी ब्रोंकाई। अब टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ट्रैक, हमारे जो ट्रैक है वो डिवाइड किस में होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। अब एक बात याद रखना, जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में जो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज जो होते हैं हमारे हाइलिन कार्टिलेज, वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो ट्रैकिया से लेकर सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हो पाए जाते हैं सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। और अब नेक्स्ट बात करेंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद हमारा ट्रैक किस में डिवाइड हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल
ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो हमारा कंडक्टिंग जोन होता है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ही होता है। अब ये तो हम बात करेंगे। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या स्टार्ट हो जाते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद स्टार्ट हो जाता है रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक के बाद हमारे छोटे छोटे एल्वियोलर सैक में छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये होती है यूनिट ऑफ लंग्स एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। अब हम बात करेंगे कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक होता है। कंडक्टिंग जोन प्रेजेंट होता है कहाँ से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है कंडक्टिंग जोन। और कहाँ तक जाता है कंडक्टिंग जोन? जाता है फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। और ये बात आप याद रखना, जो सी से फैलिंग कार्टिलेज जो होती है वो कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है बस ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, और यहाँ तक हमारा होता है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है हमारा कंडक्टिंग जोन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर। अब हम बात करते हैं कि जो कंडक्टिंग जोन की जो एपिथेलियम लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कंडक्टिंग जोन की एपिथेलियम लेयर होती है वो मिलकर बनी होती है सिंपल सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि सिंपल सीलिएटेड। इसमें सीलिया भी पाए जाते हैं हमारे, सीलिया कंडक्टिंग जोन में, जो जिनके फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे क्या फंक्शन होते हैं सीलिया के। और ये मूव करते हैं अपवार्ड में। और इसमें कंडक्टिंग जोन में गॉबलेट सेल्स पे होती हैं, जो क्या रिलीज करती है? गॉबलेट सेल आपको पता है, गॉबलेट सेल रिलीज करती है म्यूकस। ये होते हैं हमारे क्या? सीलिया, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? सीलिया किसमें पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं किसमें? कंडक्टिंग जोन में, प्रेजेंट इन कंडक्टिंग जोन ओनली। तो ये सिंपल सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कंडक्टिंग जोन काफी थिक होती है, तो इसमें से सीलिया होती है और बहुत ही थिक होती है इसकी एपिथेलियम सीलिएटेड की, थिक एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। गॉबलेट सेल्स। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इसमें एब्सेंट होता है कंडक्टिंग जोन में। एब्सेंट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एब्सेंट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कंडक्टिंग जोन में एब्सेंट होता है, क्योंकि इसकी जो एपिथेलियम लेयर है वो थिक होती है और म्यूकस से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कि सिंपल सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल सीलिएटेड कोलुमिनर होती है, बहुत ही थिक होती है, उसमें से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो नहीं पाता। और क्या क्या होती है? म्यूकस रिलीज करती है किस में? गॉबलेट सेल्स में। और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। आगे फंक्शन पढ़ेंगे ना क्या होते हैं। अब फंक्शन पढ़ते हैं कंडक्टिंग जोन का क्या होता है। एक तो ये कंडक्ट करता है कहाँ से कहाँ तक? ये एयर को कंडक्ट करता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से रेस्पिरेटरी जोन तक। कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू रेस्पिरेटरी जोन। अब हम बात करेंगे सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड फंक्शन कंडक्टिंग जोन का, क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो टू अपर साइड। जैसे कि आपको पता है कंडक्टिंग जोन में क्या प्रेजेंट्स होते हैं? प्रेजेंट्स होते हैं सीलिया। ये यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक्स जो पूरे कंडक्टिंग जोन में वो होते हैं। वो क्या करते हैं? वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, यानी कि अपर साइड फ्लो करते हैं। अपर साइड, ऊपर की साइड फ्लो करते हैं। जैसे कि कुछ भी और वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो सीलिया का किस में हेल्प करता है? जैसे कि हमारे हम सांस ले इनटेक करते हैं इंस्पिरेशन के थ्रू, अगर कोई भी हमारी उस एयर के थ्रू, एयर के संग कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट, जर्म्स वगैरह, या फिर हमारे एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग ऑफ फूड, अगर फूड भी का छोटा सा पार्टिकल भी चले जाए ट्रैकिया में, तो उसको ये सीलिया ऊपर की तरफ फ्लो होकर उसको पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं ट्रैकिया से। तो यही काम करता है ये कंडक्टिंग जोन का ये एक फंक्शन है, क्लियरिंग कंडक्टिंग एयर, यानी कि एयर को
क्लियर करना, यानी उसमें कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल, सैंड, डस्ट वगैरह कोई पार्टिकल चले जाए तो वो सीलिया की हेल्प के थ्रू उसको बाहर निकाल देना यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ अपर साइड्स के हेल्प से। तो ये बात हो गई कंडक्टिंग जोन सेकंड फंक्शन की। अब बात करते हैं थर्ड फंक्शन क्या होता है कंडक्टिंग जोन का। फंक्शन थर्ड होता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर थ्रू म्यूकस, यानी कि शुष्क हवा, जैसे कि कोई हवा में कोई नमी ना हो, जैसे कि रेगिस्तानी हवा बहुत ही वो शुष्क होती है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है। अगर वो हमारे लंग्स में चली जाए तो लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं सूखी हुई हवा की वजह से, तो उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होएगा। तो उसके लिए ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, नमी बनाते उस एयर में, सूखी हवा को नमीदार बना देते हैं किसकी हेल्प से, म्यूकस की हेल्प से। कौन करता है ये, किसका फंक्शन, कंडक्टिंग जोन। और फोर्थ क्या है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि किसी भी टाइम किसी भी वेदर कंडीशंस में हम अगर सांस लेते हैं, जैसे सर्दियों में गर्मियों में, तो जो हमारी सांस अंदर जाती है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। कौन, हमारा ये कंडक्टिंग जोन, विद द हेल्प ऑफ किसके, म्यूकस की मदद से ही। तो ये उसके मतलब यहाँ से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से धीरे धीरे एयर, अगर मान लो ठंडी आ रही है, धीरे धीरे एयर वो गर्म होती जाएगी किसके अकॉर्डिंग, हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि बहुत लंबा पैसेज है ना, तो धीरे धीरे आते हुए हवा वो क्या हो जाएगी, हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाएगी। यानी कि जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उतना ही उस एयर का टेम्परेचर हो जाएगा, जो मेंटेन कर लेगी। जो कौन करता है, कंडक्टिंग जोन। तो ये बात हुई, क्योंकि अगर वो रेस्पिरेटरी जोन में जाने नहीं दे सकते ना, ऐसे ठंडी हवा को, गर्म हवा तो वो बहुत डेंजरस कंडीशन हो सकती है हमारे लंग्स के लिए। अब हम बात करेंगे कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक था, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद, तुरंत बाद से कौन सा जोन स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी जोन, जिस नाम से पता चल रहा है। पहले कौन आता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, आप याद रखना है, इसे याद रख सकते हो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, यानी कि रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या आता है, एल्वियोलर डक्ट, और देन एल्वियोलर सैक, और फिर एल्वियोलर सैक में क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे आप कह सकते हो सेल्स की तरह, छोटे छोटे सेल्स की तरह प्रेजेंट्स होते हैं। कौन, एल्वियोलाई, जो कि यूनिट ऑफ लंग्स होती है। मेन एब्जॉर्ब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यहीं पे होता है एल्वियोलाई में। वैसे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स तक, पूरे रेस्पिरेटरी जोन में डिफ्यूजन होता है, पर मेनली कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई में। तो इसकी एपिथेलियम किससे बल्कि बनी हुई होती है, इसकी एपिथेलियम बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ताकि डिफ्यूजन हो सके। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो सिंपल कॉलुमिनार कोवर्डल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी थी, जो कि बहुत ही थिक थी, और उसमें से डिफ्यूजन इम्पॉसिबल, डिफ्यूजन नहीं हो पाता था, यहाँ से डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। ये बस कैरी करने का काम करती है एयर को, और एयर को कंडीशंस प्रोवाइड करवाती है, जो कि इसके लिए हेल्पफुल होती है रेस्पिरेटरी जोन्स के लिए, यानी कि उसको टेम्परेचर को मेंटेन करती है, उसको क्लियर करती है, और उसको ह्यूमिडिफाई करती है। ये बस कंडक्टिंग जोन का फंक्शन होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है। तो ये बात हुई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो ये किन से पार्ट में डिवाइड होता है, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो एल्वोलाई है, यानी कि यूनिट ऑफ लंग्स है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वो किन सेल से मिलकर बनी होती है, और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई होते क्या है, एल्वोलाई जैसे कि आपको पता होता है, एल्वोलाई रेस्पिरेटरी जोन के एल्वियोलर सैक में प्रेजेंट्स होती हैं, छोटे छोटे सेल्स लाइक होते हैं एल्वोलाई, जहाँ पे मेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, और ये होती है यूनिट ऑफ लंग्स, यानी कि यूनिट ऑफ लंग्स होती है एल्वोलाई, इनसे मिलकर बना होता है लंग्स। और जो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है लंग्स में, हमारे में 300 मिलियन होती है लगभग हमारे लंग्स में। और जैसे कि आपको पता है, एयर जब यहाँ पर आती है एयर, तो वैसे ये एयर हमारे यहाँ पर एल्वोलाई में आती है, तो डिफ्यूजन किस में होता है, डिफ्यूजन होता है लंग्स, या फिर ये भी कह सकते हो एल्वोलाई टू किस में, ब्लड में। तो ये हाईली कैपिलराइज होती हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये हाईली कैपिलराइज है, ब्लड कैपिलरीज से घिरी हुई होती है, क्योंकि डिफ्यूजन गैसेस का किस में होता है, ब्लड में ही होता है ना। तो ब्लड कैपिलरीज से हाईली कैपिलराइज होती हैं। और यहाँ से जैसे और ये जो हमारी एल्वोलाई है कितने टाइप्स की सेल से मिलकर बनी होती है, ये मिलकर बनी होती है 3 टाइप्स की सेल से। फर्स्ट होती है हमारी ये वाली, ये 3 टाइप्स की सेल से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट होती है ये वाली लेयर मिलकर बनी होती है न्यूमोसाइट फर्स्ट, न्यूमोसाइट्स फर्स्ट। न्यूमोट्रम जहाँ भी आ जाए इसका मतलब समझ आना, लंग से होता है न्यूमो का मतलब
तो ये होती है न्यूमोसाइट्स फर्स्ट, न्यूमोसाइट फर्स्ट, जो कि किससे मिलकर बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। सिंपल क्योंकि रेस्पिरेटरी जोन भी तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है ना, क्योंकि डिफ्यूजन यहाँ जब तभी तो पॉसिबल हो पाएगा ना, स्क्वेमस एपिथेलियम से। फिर उसके बाद होती है न्यूमोसाइट फर्स्ट, फिर सेकंड टाइप की सेल्स होती है न्यूमोसाइट सेकंड्स, जो कौन सी होती है हमारी? न्यूमोसाइट सेकंड कौन सी होती है? न्यूमोसाइट सेकंड, यानी कि हमारी ये क्यूब सेल्स, इनको क्यूब सेल्स भी कहते हैं। क्यूब सेल्स जो क्या रिलीज करती है? रिलीज करती है लेसिथिन, ये रिलीज करती है लेसिथिन। और लेसिथिन ये एक फॉस्फोलिपिड है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉस्फोलिपिड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि सरफेस टेंशन को डिक्रीज करके रखता है और एक्ट एज सर्फेक्टेंट की तरह। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंडक्टिंग जोन में म्यूकस पाई जाती है, तो म्यूकस थोड़ा थोड़ा नीचे भी तो आ जाती है ना, और उसमें रेस्पिरेटरी जोन में अगर वो म्यूकस धीरे धीरे आके यहाँ पर इकट्ठा ना हो, अगर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी म्यूकस हमारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी यहाँ पर, तो जो एब्जॉर्ब डिफ्यूजन है गैसेस का वो नहीं हो पाएगा ना, तो उसके सरफेस टेंशन को कम कर देती है, किसके? म्यूकस के, डिक्रीज कर देती है सरफेस टेंशन को, किसकी? म्यूकस की। याद रखें कि उसके सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं ताकि म्यूकस यहाँ पर इकट्ठा ना पाए, लेसिथिन। और न्यूमोसाइट सेल से निकलता है, फॉस्फोलिपिड है और एक्ट एज सर्फेक्टेंट की तरह होती है। अब थर्ड टाइप की सेल्स की बात करते हैं। थर्ड टाइप की सेल्स कौन सी होती है? थर्ड टाइप की सेल्स होती है हमारी न्यूमोसाइट्स थर्ड, यानी कि जो कि मैक्रोफेजेस होती है। न्यूमोसाइट थर्ड जो कौन सी सेल्स होती है? मैक्रोफेजेस, या फिर इन्हें डस्ट सेल भी कहते हैं। डस्ट सेल क्यों कहते हैं इन्हें? डस्ट सेल्स इसलिए कहते हैं जैसे कि अगर कंडक्टिंग जोन तो डस्ट को निकाल देती सीलिया के थ्रू, और थोड़ा बहुत डस्ट आ भी जाए तो ये मैक्रोफेज उनको खा जाती हैं, किल कर देती हैं, डस्ट को हटा देती हैं, उनको खा जाती हैं, उनको यहाँ पर जमा नहीं होने देती एल्वेलाई की न्यूमोसाइट फर्स्ट सेल्स पर, तो जिससे कि डिफ्यूजन में कोई रुकावट ना आए, तो इनको इसलिए डस्ट सेल्स कहते हैं। डस्ट को रिमूव कर देते हैं, खा जाते हैं उनको। अब बात करेंगे हम कि हमारे जो नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होती है, यानी कि डिफ्यूज होने में हमारी जो गैसेस डिफ्यूज होती है किन किन मेम्ब्रेन से होते हुए ब्लड में जाती हैं। तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जैसे कि ये तीन होती है हमारी नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। 3 नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन एल्वेलाई। फर्स्ट होती है हमारी, जैसे कि आपको पता है न्यूमोसाइट फर्स्ट, पहली कौन सी मेम्ब्रेन है जहां से गैस होते हुए जाती है? न्यूमोसाइट फर्स्ट। और फिर उसके बाद सेकंड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई कहाँ होती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वोलाई की ये आउटर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम फ्यूज होकर बनाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि एल्वोलाई की आउटर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम फ्यूज होकर बनाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सेकंड होगी मिडल वाली, और थर्ड होती है हमारी एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो ये होती है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं, जो कौन कौन सी होती है? टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। अगर इसकी पूछने लग जाए इसकी थिकनेस कितनी होती है, तो इसकी थिकनेस होती है, थिकनेस इस मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की 1 mm से भी कम होती है, लेस देन 1 mm थिकनेस।
लेस देन 1 mm। तो ये का स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई, जो कितनी टाइप्स की सेल से मिलकर बनी होती है, 3 टाइप्स की सेल्स। न्यूमोसाइट फर्स्ट, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पूरे में लाइन होती है, जहाँ पर पूरे में लाइन होती है, जहाँ पर ये हमारी न्यूमोसाइट सेकंड और न्यूमोसाइट सेकंड पाई जाती है, वहाँ पर नहीं होती बाइस। और फिर सेकंड होती है न्यूमोसाइट सेकंड, जो कि क्यूब सेल कहते हैं, जो रिलीज करती है लेसिथिन। ये एक फॉस्फोलिपिड होता है जो एक्ट एज सर्फेक्टेंट की तरह करता है। ये इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है सरफेस टेंशन को, ताकि म्यूकस जो यहाँ पर इकट्ठा ना हो पाए। और म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा तो डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी। और थर्ड होती है हमारी न्यूमोसाइट थर्ड, जो कि मैक्रोफेज सेल होती हैं, जो डस्ट पार्टिकल को खा जाती हैं, यानी कि इन्हें डस्ट सेल भी कहते हैं। प्योरीफाई करती है हमारी एयर को एल्वोलाई में। और थर्ड हम बात करेंगे कि जो हमारा ब्लड कैपिलरी में से ब्लड आता है, यहाँ पर तो होता है डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से जब वो निकलता है वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि डिफ्यूज हो जाती है क्या गैसेस, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है और CO2 रिलीज हो जाती है। और मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? फर्स्ट होती है न्यूमोसाइट फर्स्ट एल्वोलाई की, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और सेकंड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो एल्वोलाई की आउटर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम को फ्यूज होकर बनती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और थर्ड होती है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। अब थिकनेस पूछ ले, इसकी थिकनेस होती है लेस देन 1 mm। तो यह था स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई।